अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशर चौधरी और आप देख रहे हैं MCAS Mass Solution. MCAS Mass Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MCAS Mass Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. केमिस्ट्री क्लास 10th MCAS मास सॉल्यूशन. इसमें सबसे पहले हमने बात की यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में. फिर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ मैनकाइंड. मतलब कि केमिकल रिएक्शन कैसे इंसानी जिंदगी की बका में बहुत अहम किरदार अदा करता है, हमने उसे अच्छे से एनालाइज किया. फिर हमने बात की रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम. इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, देयर रिप्रेजेंटेशन एंड इन्वॉल्वमेंट. फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन विद सम एग्जांपल्स दैट रिलेट टू केमिकल इक्विलिब्रियम. फिर हमने बात की लॉ ऑफ मास एक्शन. Law of mass action, it represents the rate of both forward and reverse reaction along its importance that tells the different extent of reactions. फिर हमने देखा equilibrium constant and its units. फिर हमने एनालाइज किया importance of equilibrium constant as it predicts the direction of reaction as well as the prediction of the extent of reaction. फिर हमने बात की यूनिट नंबर 10 acid, base and salt. इसमें हमने देखा introduction of acid and base components के बारे में. As all organic and inorganic compounds are classified according to concept of acid and base components. फिर हमने बात की work of Jaber bin Hayyan. उसके बाद हमने देखा naming of binary compounds. फिर हमने देखा some most common examples that involve in daily life. Then we deal with the concept of acid and base. मतलब हमने majorly define किया कुछ basic definitions को as Arrhenius concept of acid and base, about their limitations. फिर हमने बात की ब्रोंस्टेड एंड लोरी कंसेप्ट. मतलब ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कंसेप्ट पेश किए थे अबाउट द एसिड एंड बेस. फिर हमने उसी में देखा कि कंजुगेट कंपाउंड्स क्या होती हैं, कंजुगेट एसिड क्या होता है, कंजुगेट बेस क्या होता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एम्फोटेरिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं. फिर हमने बात की लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. फिर हमने बात की जनरल प्रॉपर्टीज एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. देन हमने एनालाइज किया यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस. फिर हमने बात की पीएच स्केल क्या होता है, व्हाट इज पीएच स्केल. फिर हमने देखा यूजेस ऑफ पीएच स्केल और इंडिकेटर्स. फिर हमने वन बाय वन डिफरेंट इंडिकेटर्स को एनालाइज किया. फिर हमने बात की साल्ट्स क्या होते हैं, द प्रोसेस ऑफ साल्ट्स फॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट्स, प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइप ऑफ साल्ट्स, यूजेस ऑफ साल्ट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं. देन हमने बात की यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया, फिर उसकी कुछ हिस्ट्री को डिस्कस किया. Here we discuss about the first organic compound from the inorganic compound. फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबको हमने यहाँ पे एनालाइज कर लिया. फिर हमने बात की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, अच्छे से डिफाइन किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. जैसे कि हमने डिफाइन किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या थी, फिर हमने वो कंपाउंड्स एनालाइज किए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफाइन किए गए थे, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है. फिर हमने उन फार्मूलाज को स्टडी किया जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं विद एग्जांपल्स. फिर हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देन वी डील विद द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देन वी डील विद द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिर हमने बात की नेक्स्ट टॉपिक की सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस चैप्टर, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. There are major sources of organic compounds are the plants and animals. They provide us both inorganic and organic components as coal, petroleum, natural gas, as some organic compounds are also synthesized in laboratory. फिर हमने बात की uses of organic compound. Organic compounds are used as the food, as clothing purpose, as house material, as a fuel, as a medicine, as a raw material for the different component of compounds. फिर हमने बात की अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स. अच्छे से डिफाइन किया अल्केन्स क्या होते हैं, अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं, होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, हाउ टू जनरेट, हाउ टू एनालाइज द अल्काइल रेडिकल. फिर हमने बात की फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं.
Functional groups categorize into 4 different categories. Here first we define about the functional groups containing carbon, hydrogen and oxygen as the essential elements. इसमें हमने बात की अल्कोहलिक ग्रुप, ईथर लिंकेज, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ईस्टर लिंकेज, and then we deal with the functional groups containing carbon, hydrogen and nitrogen as the essential components. फिर हमने बात की इसमें अमाइन और अमाइड. फिर हमने बात की functional groups containing carbon, hydrogen and halogens as their essential components, जिसमें हमने डिफाइन किया अल्काइल हैलाइड्स को. फिर हमने बात की फंक्शनल ग्रुप्स एज द डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें हमने अल्कीन्स एंड अल्काइंस को बहुत अच्छे से एनालाइज किया. फिर हमने देखा टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट परफॉर्म किए जा सकते थे, वन बाय वन हमने उन्हें तमाम को स्टडी किया, जिसमें हमने कहा टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर द अल्कोहलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिल ग्रुप, टेस्ट फॉर द एल्डिहाइडिक ग्रुप, टेस्ट फॉर द कीटोनिक ग्रुप, टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमीनो ग्रुप, देन टेस्ट फॉर द ईस्टर. फिर हमने बात की यूनिट नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसमें हमने इंट्रोडक्शन में एनालाइज किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अच्छे से डिफाइन किया, फिर हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की तरफ मूव किया. देन हमने मूव किया अल्कीन और अल्काइंस एंड एरोमेटिक्स कंपाउंड को एनालाइज करते हुए हमने प्रॉपर्टीज एंड सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आई मीन हाइड्रोकार्बन्स को बहुत अच्छे से एनालाइज किया. फिर हमने बात की हाइड्रोकार्बन्स क्या होती हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. फिर हमने उन्हें डिफाइन किया, मतलब कि डिफाइन हाइड्रोकार्बन, टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने अल्कीन्स अल्काइंस को एनालाइज किया, जिसमें सबसे पहले हमने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स, जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स, एग्जांपल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स एज द प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, जिसमें हमने बात की केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने डिस्कस किया हैलोजिनेशन क्या होती है, कंबस्शन रिएक्शंस किसे कहते हैं. फिर हमने बात की यूजेस ऑफ मीथेन एंड इथेन एज द यूजेस ऑफ अल्केन. फिर हमने एनालाइज किया अल्कीन्स क्या होती हैं, मतलब डिफाइन अल्कीन्स, देयर जनरल फार्मूला विद सम एग्जांपल्स. आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया अकरेंस ऑफ अल्कीन्स. फिर हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स. फिर हमने एनालाइज किया प्रिपरेशंस ऑफ अल्कीन. आफ्टर दैट हमने एनालाइज किया केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. फिर हमने देखा यूजेस ऑफ अल्कीन्स, जिसमें मेजरली हमने डिस्कस किया इथीन को. फिर हमने बात की अल्काइंस की. अल्काइंस क्या होते हैं, हमने यहाँ पे अल्काइंस को डिफाइन किया, फिर उनका जनरल फार्मूला को एनालाइज किया कुछ एग्जांपल्स के साथ. फिर हमने बात की अकरेंस ऑफ अल्काइंस, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की अल्काइंस की. फिर हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस को डिस्कस किया. फिर हमने बात की केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस. उसके बाद हमने बात की यूजेस ऑफ अल्काइंस, जिसमें हमने मेजरली डिस्कस किया एसिटाइलिन को. फिर हमने बात की यूनिट नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री के बारे में. बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने डेफिनेशंस देखी, बायोकेमिस्ट्री को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया. फिर हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ डिस्कस किया. फिर हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया. उसके बाद हमने बात की कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की रिगार्डिंग टू बायोकेमिस्ट्री. फिर हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन देखी, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं, पॉलीसैकराइड्स क्या होते हैं, इनके सोर्सेज यूजेस सब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज किया. फिर हमने बात की प्रोटीन्स क्या होती हैं, डिफाइन प्रोटीन के बाद हमने बात की अमीनो एसिड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन. फिर हमने बात की यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. फिर हमने देखा लिपिड्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करने के बाद, इलेबोरेट करने के बाद हमने बात की कि फैटी एसिड एक्ट कर रहे होते हैं एज एन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लिपिड विद ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल्स. फिर हमने बात की यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स. उसके बाद हमने बहुत ही ज्यादा डिटेल से डिस्कस किए न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स के साथ हमने कंसेप्ट को एनालाइज किया, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है. फिर हमने टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए को देखा. फिर हमने आरएनए और डीएनए में डिफरेंशिएट किया और उसके बाद हमने वन बाय वन कंप्लीट प्रोसेसिंग को देखा कि कैसे डीएनए और आरएनए वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं और कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रही होती है. फिर हमने बात की विटामिन्स के बारे में, बहुत अच्छे से विटामिन्स को डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ विटामिन्स देखी. फिर हमने यूजेस की बात की, फिर हमने इंपॉर्टेंस की बात की और फिर हमने देखा कि वो कौन कौन सी बीमारियां लाक हो सकती हैं विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स. उसके बाद अब बात करते हैं यूनिट नंबर 14 एटमॉस्फेयर.
एटमॉस्फेयर में सबसे पहले हम आउटलाइंस में बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्लेनेट अर्थ एंड हियर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, कि कैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर इस काबिल बना कि यहाँ पे जमीन पे जिंदगी का वजूद कायम रह सके। उसके बाद बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट गैसेस की डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी गैसेस पाई जा रही होती हैं एटमॉस्फेयर में, किस किस कंसंट्रेशन में पाई जा रही होती हैं और किस तरह गैसेस का मिक्सचर मिलके एक एटमॉस्फेयर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा होता है फॉर द सर्वाइवल। नेक्स्ट बात करेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले देखेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में, फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में देखेंगे, फिर मेसोस्फेयर की तरफ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे थर्मोस्फेयर। और रिगार्डिंग टू ईच लेयर हम देखेंगे वन बाय वन टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू विद रिगार्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड द स्पेस। फिर बात करेंगे पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट, मतलब कितनी किस्म के पोल्यूटेंट्स पाए जाते हैं। फिर वन बाय वन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं रिगार्डिंग टू देयर टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। फिर हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब कि पोल्यूटेंट्स कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कैसे जमीन का एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, किस तरह इसमें वर्किंग परफॉर्म हो रही होती है, और पोल्यूटेंट्स किस तरह इसमें बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। और रिगार्डिंग टू ग्रीन हाउस इफेक्ट हम मूव करेंगे टुवर्ड द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे जमीन को नुकसान पहुंचा रही है, या जमीन कैसे ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में रिस्पॉन्स कर रही है, और इंसानों पे इसका क्या असर हो सकता है, और पूरे बायोस्फीयर को ये किस तरह डील कर रही होती है ग्लोबल वार्मिंग। फिर हम बात करेंगे एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट, मतलब कि हमने देखना है कि ग्लोबल वार्मिंग देख लिया, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर ली, हमने पोल्यूटेंट्स को देख लिया। जब हमने पोल्यूटेंट्स को देखा उसके बाद हम वन बाय वन मूव करते गए टुवर्ड द एसिडिक इन्वायरमेंट, मतलब कि जब इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स रिएक्ट कर जाएंगे इन्वायरमेंटल वाटर के साथ और वो एसिडिक स्पीशी क्रिएट कर लेंगे और वो इन द फॉर्म ऑफ रेन जमीन पे मूव कर रही होगी, तो वो क्या इन्वायरमेंट होगा, वो किस तरह वो प्रोड्यूस हो रही होंगी और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं एसिड रेन में। और वन बाय वन इसके इफेक्ट्स देखेंगे कैसे कैसे वो जमीन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, कैसे हमारे बहुत ही प्रीशियस कंपोनेंट्स की जमीन को जिन्हें वो तबाह कर रही हैं। वन बाय वन हम बहुत डिटेल से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इन द लास्ट हम बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन एंड इट्स इफेक्ट्स, मतलब कि ओजोन होल को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पहले जमीन में किस जगह पे ओजोन होल डिस्कवर किया गया था और इसकी मेन वजूहात क्या है, ओजोन डिप्लेशन की मेन वजूहात क्या होती हैं। और आफ्टर द ओजोन होल, मतलब कि ओजोन में डिप्लेशन के बाद, मतलब होल जनरेट होने के बाद इसके कौन कौन से नेगेटिव फैक्टर हैं, कौन कौन से बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, उन्हें वन बाय वन कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। मतलब कि एटमॉस्फेयर के पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को एनालाइज करेंगे, फिर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर कि कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जा रहे हैं, फिर हम वन बाय वन लेयर्स डिस्कस करेंगे कि कितनी लेयर्स पाई जा रही हैं एटमॉस्फेयर में। फिर हम चले जाएंगे टुवर्ड द डिस्ट्रॉय ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि एटमॉस्फेयर का तबाह होने के वजूहात की तरफ, मतलब पोल्यूटेंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसके रिजल्ट में हम बात करेंगे एसिड रेन के और उसके इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं एसिड रेन के। और आफ्टर दैट हम बात करेंगे ओजोन डिप्लेशन, मतलब ओजोन होल क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या हो सकती हैं इंसानी जिंदगी पे या जमीन की लाइफ पे या सर्वाइवल ऑफ लाइफ पे ओवरऑल हम बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmartsolution.blogspot.com, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.